बच्चे जो है ना बड़ा आराम से शॉर्ट हैंड पास कर लेते हैं। कई आपने देखे होंगे बार बार टेस्ट वो हर पास कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो इंटरव्यू को लाइट लेते हैं। वो कहते हैं इंटरव्यू तो कोई शय ही नहीं। इंटरव्यू को लाइट नहीं लेना यार। जितनी मेहनत आपने शॉर्ट हैंड पे लगाई, प्रोफिशेंसी पे, यार उससे हाफ मेहनत आप इंटरव्यू पे लगा लेना तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। अपना जीके देखें, इस्लामियात के पोर्शंस देखें, और पाकिस्तान स्टडी को वो नॉर्मली उठाता है। और सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो आपका जो सब्जेक्ट होता है। बीए में अगर आप बीए किया हुआ है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर की जो भी डिग्री है उसमें से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। मैं तो नॉर्मली ये रिकमेंड करता हूँ कि जब इंटरव्यू तक आप आ गए ना तो इस चांस को कभी ज़ाया नहीं होने देना ज़िंदगी में, क्योंकि बड़े चांस बड़ी दुआओं के बाद आप इस लेवल तक पहुँचते हैं और वो दुआएं ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो उसके लिए कोशिश करें कि अगर आप इंटरव्यू तक आ गए हैं, सबसे पहले सीनियर से गाइडेंस लें, डिपार्टमेंट के बारे में पता करें कि डिपार्टमेंट क्या है, उसकी सारी हायरार्की, ये वो सारा बड़ा अच्छा प्रिपेयर करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोई एकेडमी जो है ना, कुछ एकेडमीज़ हैं, वर्ल्ड टाइम है, ये इस तरह की एकेडमीज़, उन्होंने ना स्पेसिफ़िकली जो FPSC के या PPSC के रिटायर्ड मेंबर्स हैं ना, वो उन्होंने हायर किए होते हैं और उनका मकसद ही ये होता है कि वो इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। उनसे वो तकरीबन 10-15 दिन का उनका सेशन होता है और वो फ़ीस लेते हैं और आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। आपको इतना टाइम मार्जिन मिल ही जाता है टेस्ट के बाद कि यार आगे मेरा इंटरव्यू आने वाला है, तो आप फ़ौरन जो है ना उनको ज्वाइन करके उसमें होता यह है कि वो आप बिल्कुल जिस तरह का आपका इंटरव्यू होता है ना उसी तरह होता है। और दूसरा ये कि आप बार बार वो मॉक इंटरव्यू डेली देते हैं और वो एक अननोन पर्सन होता है और आपको पता भी होता है यार ये IG रिटायर है, ये फ़लाँ रिटायर है, तो वो जो आप बड़ा एक्टिव होके और तैयारी भी करते हैं। और उसमें ये होता है कि जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है तो आपको बताते हैं कि आपने इस सवाल का जवाब गलत दिया है, आपका इस सवाल का जवाब ये होना चाहिए। इस तरह आप जो है ना, मेरा ख़्याल है कि बेहतरीन जो है नंबर इंटरव्यू में ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे वर्ल्ड टाइम के और मुख्तलिफ CSS के इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं। ठीक है ना? CSS के तकरीबन 1.5 घंटे के इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं। आप उनको सुने और उसमें देखेंगे आप कैंडिडेट कैसे आके बैठ रहा है, कैसे जा रहा है, किस तरह जवाब दे रहा है, हाथों को उसने कैसे, ऐसे तो नहीं किया हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं करना, इस तरह से बैठना है, इस तरह से कॉन्फिडेंस आप दबाएंगे ना, जब आपको प्रेशर क्वेश्चन आएगा आप इस तरह फिंगर्स को प्रेस करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, अंदर से एक ताकत आएगी। तो इस तरह का वो चीज़ें जो है ना वो आपने ऑब्ज़र्व करनी है। वैसे तो अगर आपको बता देते हैं टीचर्स वगैरह, तो ये जो है आप वो ज़्यादा से ज़्यादा सुने। और जब आप वो इंटरव्यू सुनेंगे यूट्यूब पे तो आपने देखना है कि यार ये जो बंदा है इसने CSS में जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया होता है, मिसाल के तौर पर उसने पॉलिटिकल साइंस चूज़ की हुई है, तो आपने उसके जो भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के मेंबर पूछ रहे हैं ना, आपके हाथ में रजिस्टर होना चाहिए, वो सवाल आप लिखते जाएँ, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से आपका वो सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी सवाल पूछ रहे हैं कोशिश करें कि आप एक डायरी बना लें, उसको अपनी इंटरव्यू डायरी का नाम दे लें और वो आपकी परमानेंट एक लाइफ टाइम डायरी हो जाएगी। ठीक है ना? वो सारी ज़िंदगी आपको फ़ायदा देगी जब तक आप इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि उसमें आपके सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे, बार बार आप उन्हीं को देख के जाएंगे हर दफ़ा, और एक नहीं तो दूसरी दफ़ा आप इंटरव्यू में लग जाएंगे, जॉब में लग जाएंगे, इंटरव्यू फेल नहीं होगा। तो इंटरव्यू फेल नहीं होने देना और इंटरव्यू को लाइट नहीं लेना, इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना है। यार इतनी मेहनत आप करके आते हैं और 1 हफ़्ते का या 2 हफ़्ते का टाइम है, 2 हफ़्ते आप लगा लें, क्या होने लगा इंटरव्यू पे, सारी ज़िंदगी बन जाएगी। तो इंटरव्यू को लाइट नहीं लेना ज़िंदगी में, ये मेरी नसीहत है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है ना इंटरव्यू को लाइट लेते हैं और उठ जाते हैं। इंटरव्यू को आपने सीरियस लेना है, प्रॉपर प्रिपेयर रहें, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू तक आम बंदा नहीं पहुंचता। अल्लाह ताला ने आपको चुना होता है तो आप पहुंचते हैं, तो वहाँ पे मायूस ना करें किसी को, ठीक है। हाँ, और इस तरह के मतलब आप मेच्योरिटी जो है ना वो दिखाएं और सीरियस रहें। बाज़ का ना वो एक कोई चुटकुला सुना देते हैं जानबूझ के ना, आपस में एक दूसरे को लतीफ़ा, वहाँ पे भी आपने कूल रहना। ये नहीं है कि आप भी हा वाह 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 वाह, इस तरह का नहीं, बिल्कुल सीरियस रह के जो है ना वो करें। मैं आपको बताता हूँ PPSC में जूनियर क्लर्क का मेरा इंटरव्यू था SNGAD का। तो वहाँ पे जो PPSC वाले मेंबर्स हैं ना, उनका एक चक्कर ये है कि इंटरव्यू के दौरान ना आपके ऊपर एक दफ़ा ना ऐसे लगता है जैसे ये आपसे गुस्सा कर रहा है, गुस्सा करेगा आपके ना ऊपर। तो वहाँ पे आप किस तरह से रिएक्शन देते हैं, आपने वो भी पहले अगर प्रैक्टिस होगी या इस तरह की चीज़ें पता होंगी तो फिर आप उसको। मुझे जनाब उसने 3 सवाल पूछे, एक वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा, फिर IMF के बारे में पूछा, फिर उसने कहा जी वर्ल्ड बैंक और IMF के दरमियान फ़र्क क्या है। तीनों को मैंने एक्सक्यूज़ किया और
जब तीसरे को मैं एक्सक्यूज़ किया तो यार तुम्हें इतना ही नहीं पता वर्ल्ड बैंक क्या होता है, इस तरह गुस्से में। मैं क्या यार अब तो गया। खैर इस तरह के ना उसने प्रेशर डाला, बाकी मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था, ठीक है, जूनियर कलर की पहले जो। तो इस तरह के भी होता है। और एक और बात है, जब स्टेनोग्राफर SNJD का मेरा इंटरव्यू था, कॉन्फिडेंस की ये बात थी, आपके गुस्से पे या इस तरह की काबू करने की, अभी कॉन्फिडेंस वाली बात। स्टेनोग्राफर SNJD में उसने मुझसे पूछ लिया जी, मुख्तलिफ सवाल पूछता रहा इंग्लिश के। इंग्लिश के सवाल पूछने के बाद एक ही उसने इसी में से एक वर्ड पूछ लिया कि जापानीज़ के स्पेलिंग बताएं। क्वेश्चन करी जा रहे हैं बड़े इजी, और वो मैं जवाब दे रहा हूँ। वो कहता है, मेंबर कहता है जी जापानीज़ के स्पेलिंग बताएं। अब जापानीज़ के स्पेलिंग जो है ना, किसी को आते हैं? जैसे कर्नल के अक्सर पूछ लेते हैं। हाँ, कर्नल के दोबारा देखिए ज़रा। अच्छा, खैर उसने मुझे जापानीज़ के स्पेलिंग पूछे और मैंने जनाब इतने कॉन्फिडेंस के साथ सुनाए कि गलत थे। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ये था कि मैं बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के और उसको एक स्पीड के साथ और बताया, और उसको उन्होंने लाइक किया, ठीक है। अब यार कुछ सवाल होते हैं जो आपसे एजुकेशन के रिलेटेड होते हैं, कुछ सवाल होते हैं आपने की फैमिली के रिलेटेड होते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो आपकी नफ्सियात के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और कुछ सवाल जो है आपकी मेचोरिटी के रिलेटेड होते हैं। फैमिली वाला जवाब मतलब कोई आम सा कितने बहन भाई हैं इस तरह में आप गलत भी दे देंगे, नो इशू, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कॉन्फिडेंस वाला है, मेचोरिटी वाला है, इस सवाल में वो आपको रगड़ा लगा देगा। हमारे एक दोस्त है सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, उससे पूछा PPSC, कहता है कि आप ड्यूटी पे हैं और आपको आपके ऑफिसर की तरफ से कॉल आई है, मॉब है, पब्लिक है बहुत ज़्यादा, अवाम है बहुत ज़्यादा, वो एहतजाज कर रही है, आपको ऑफिसर से डायरेक्शन आई है कि इनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग कर दें, क्या रिएक्शन होगा आपका? आप सब इंस्पेक्टर, आप मतलब आपके पास ही इख्तियार है, क्या करेंगे? उसने कहा जी मैं तो भुड़का दूंगा सारी आवाम को। मतलब उसने अपने एक सुलझे हुए अल्फाज में कहा सर मैं बिल्कुल कर दूंगा फायरिंग। उन्होंने कहा नहीं यार क्या हो गया, वो अवाम है, वो तो गरीब अवाम है, उसको क्या पता। तो आप नहीं, उसने कहा जी सर अगर मेरा बॉस मुझे डायरेक्शन दे रहा तो मैं कर दूंगा फायरिंग। फिर ओ यार तुम उनकी सैलरी से, उनके टैक्स से सैलरी लेते हो और फिर भी तुम उनके ऊपर फायरिंग करोगे। उसने कहा जी मैं सर, मेरे सीनियर हैं, वो जवाब दें और वो एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अगर वो मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनका ऑर्डर ओबे करूं। जॉब में आपका काम, मेरा काम ओबे करना है, मेरा काम डायरेक्शन को मतलब वापस से उनको डिक्टेशन देना नहीं, अगर नहीं सर ये कैसे हो सकता है, मुझे गवर्नमेंट ने हायर इसलिए किया कि मैं ओबे करूं, मैं उनके हुक्म को मानूं। तो मैं कैसे सर उनको, अगर वो ऑर्डर दे रहे हैं तो कुछ सोच समझ के दे रहे हैं, उनका कोई कल को जवाब देंगे तो वो देंगे, तो मैं जो है इसमें नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अभी मैं अपना फाइनली अपना जो इंटरव्यू मेरा APS का हुआ जिसमें मैंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपके साथ शेयर करूँगा और उसके बाद क्वेश्चंस लेते हैं। अब मेरी प्रिपरेशन देखें इंटरव्यू की जब लिस्ट लगी है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू जो FPSC लिस्ट लगाता है, मेरी वर्किंग शुरू हो गई है उसी दिन ही कि मैंने इंटरव्यू पे क्या पहनना है, मैंने इंटरव्यू पे किस कलर की टाई लगानी है, किस कलर का कोट पहनना है, शूज़ मैचिंग क्या है, ठीक है, फ्लैग मैंने इधर लगाना है कि नहीं लगाना, टाई पिन लगानी है कि नहीं लगानी, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ क्लियर की। उसके लिए मैंने उन दिनों ना इमरान खान की गवर्नमेंट थी और ये फॉरेन डेलीगेशन जो है ना OIC का, इधर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो जो फॉरेन जो होते हैं ना डिप्लोमेट्स, इनकी ड्रेसिंग कमाल होती है। फॉरेन डिप्लोमेट्स जो होते हैं ना, इनकी ड्रेसिंग कमाल होती है। तो मैंने उधर से जनाब उनकी पिक्चर्स निकाली, गूगल पे लिखा, और शामुद कुरैशी की ड्रेसिंग थी, फ़ॉरेन जो मुख्तलिफ बाकी अदर कंट्रीज़ के लोग थे उनकी ड्रेसिंग थी। वहाँ से मैंने चूज़ किया कि ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, जो मतलब कंप्लीट सूट होगा, वाइट शर्ट होगा, ब्लू टाई होगी, और साथ फिर मैंने शूज़ की मैचिंग देखी कि शूज़ कौन से अच्छे लग रहे हैं इस ड्रेस कोड के साथ, और इस तरह से वो शूज़ जो है ना मैंने सेलेक्ट किए। अब टाई पिन मैंने लगाई, फ्लैग के बारे में काफ़ी सीनियर्स से मशवरा किया, कुछ ने कहा लगाएं, कुछ ने कहा ना लगाएं। एक ने कहा जी PTI का झंडा होता तो मैं आपको कहता ना लगाएं, ये पाकिस्तान का लगा लें, ठीक है। तो फ्लैग जो है फिर अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मैं लगा लेता हूँ, वो फिर मैंने फ्लैग भी लगा लिया। इसके अलावा मैंने छोटी जो कंघी होती है वो मैं बाज़ार गया, स्पेशली मजांग मेरे करीब था, तो मैं उधर से एक दिन पहले की ये बात है,
वहाँ से एक शॉप से नहीं मिली, दूसरी से मिली, 10-20 रुपए की कंघी आई, वो मैंने अपनी वो रखी। और इसके अलावा फेयर एंड लवली क्रीम आती है पैकेट में। देखें यार, उसकी वजह पता है क्या? आप क्रीम लगाने का मकसद सुने, क्रीम लगाने का मकसद ये था कि मैं फ्रेश रहूँ। जब मैं आपको बताता हूँ, जब मुझसे 2 लड़कों मतलब पता लगा कि 2 बंदे रहते हैं, तो मैं अपना फ्रेश होने गया और अपना जनाब फेस वॉश किया, क्रीम थोड़ी सी लगाई और जेब से कंघी निकाली और ये जनाब का कॉम किया और कोट शॉट को साफ़ किया, बटन बंद किए। बटन आपके बंद होने चाहिए जब इंटरव्यू के लिए जाए, कोट का बटन खुले नहीं होने चाहिए। एक बटन बंद, एक बटन हो और वो ऐसे जब आप बैठेंगे ना, वो इस फॉर्म में हो कि जब आप बैठे ना तो ऐसे उसको करें और खुल जाए। इस तरह के आप फिंगर इस तरह से रखें और बैठे खुल जाए ताकि आप कंफर्टेबल हैं और वो सही हो जाए। ठीक है, तो वो इसी तरह से मैंने उसको फॉलो किया हुआ था। ये सारी टिप्स आपको ना यूट्यूब पे जो आपको बताया ना, हाँ उन्होंने पूरी कर दी है वर्ल्ड टाइम वालों ने, कमाल है। अच्छा, क्रीम का फेयर एंड लवली का कोई भी नहीं बताएगा, वो मैं बता रहा। अच्छा, उससे ना वो एक बिल्कुल चेहरा फ्रेश यार। देखिए ना, मेरे से पहले 11 बंदे इंटरव्यू दे के जा चुके हैं और मैं 12वां बंदा हूँ। ठीक है, और मुझे वो टॉप पे रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब फेयर एंड लवली लिहाजा जनाब आप फ्रेश रहें। ठीक है, और उसी तरह से मैंने अपने कोट उसी तरह से मैं बैठा और कोट का बटन जो है वो मैंने खोल लिया और बैठ गया इजी होके। FPSC का एक असूल है, PPSC वाले भी करते हैं कि कैंडिडेट को ना थोड़ी देर बैठने देते हैं, जब रिलैक्स हो जाता है ना फिर कहते हैं हाँ जी आसिफ साहब स्टार्ट करें। तो इस तरह से वो मैं थोड़ी देर बैठा, उन्होंने सांस लें और फिर जनाब उन्होंने कहा जी स्टार्ट करें। आसिफ साहब, आसिफ नाम है आपका? मैंने कहा जी सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। अच्छा, कहते क्या करते हैं? मैं कहा सर जॉब कर रहा हूँ। कहाँ पे जी? 2 मेंबर्स, FPSC में 2 मेंबर्स होते हैं, तो 100 नंबर का उनके 100 नंबर एक मेंबर के पास होता है, 100 नंबर दूसरे के। 50 आपने लेने होते हैं। एक भी आपको 50 नहीं देगा ना, 50 से कम देगा तो आप फेल हो जाएंगे और उड़ जाएंगे। मेरा दोनों मेंबर्स को अपने सेटिस्फाई करना होता है। नाम पूछा और फिर जॉब का कर रहे हैं और फिर जो है उसने मुझे पूछा जनाब कि आप इस्लामाबाद, आप ऑलरेडी स्टेनोग्राफर हैं 15 स्केल में, APS क्यों जाना चाह रहे हैं? मैंने कहा सर मैं 50 स्केल अच्छा है, वहाँ पे 16 स्केल है, तो 16 स्केल को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। कहते यार एक स्केल के लिए आप लाहौर छोड़ के इस्लामाबाद जाओगे? मैंने कहा सर स्केल के अलावा सैलरीज भी अच्छी हैं। जो कहते कौन सा उन्होंने यार इंटरव्यूअर ने आपके ऊपर टाइम लगाना है, उसने आप सवाल में से और सवाल जवाब देना, उसमें से फिर जवाब। हमेशा एक बात याद आ गई, डायरेक्शन याद रखेगा। आप चाहते हैं ना कि इंटरव्यू आपकी मर्ज़ी का हो, आपने अपना इंटरव्यू पहले एक डिसाइड किया होना कि यार मैंने जब इंटरव्यू देना है तो मैंने अपनी यहाँ पे एंड करना है कि माई क्वालिफिकेशन इज़ MA पॉलिटिकल साइंस, तो वो फॉरेन पॉलिटिकल साइंस में से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप चाहते हैं कि जी वो जो है ना मेरी जॉब के रिलेटेड पूछे, तो आप अपने इंटरव्यू का एंड करेंगे करंटली आई एम सर्विंग एज स्टेनोग्राफर इन SMGAD, जो फॉरेन जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इंटरव्यू की डायरेक्शन आपने उसको खुद देनी है, वो कोई नहीं तय करके बैठे होते, वो भी जॉब देने के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई ये नहीं है, लेकिन यह कि आप उनको डायरेक्शन दे के अपने मुताबिक चला सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपना बना सकते हैं। पहले एक खाका बना लें, स्केच बना लें, अगर किस्मत अच्छी हुई तो वो आपके अकॉर्डिंग ही चलता जाएगा, नहीं हुई तो वो फिर पता चल जाता है। स्टेनोग्राफर का मैंने बताया, कहते हैं अच्छा सैलरी अच्छी है, तो उसने ना जो प्रायोरिटी फॉर्म था मेरा वो उठा लिया और कहता है यार कहाँ पे जाना चाह रहे हैं आप? सबसे पूछ रहा था, जानबूझ के पूछ रहा था, रीज़न पूछे। रीज़न ये थी कि एक बंदे ने 10 डिपार्टमेंट लिखे हैं, तो वो उसको पता होना चाहिए ना मैंने यार पहला क्या लिखा है। वो हर बंदे से पूछ रहा था कहाँ पे जाना चाह रहे हैं। फॉर्म उसके पास होता था क्योंकि उस टाइम तो आपके पास फॉर्म नहीं होता। अब किसी बंदे ने लिखा हुआ जी IB, तो उसको कह रहा है जी मैं, वो कह रहा है मैंने सर FIA में जाना है, तो वो कहता है इधर तो आपने टॉप पे IB लिखा हुआ है, तो ये एक नेगेटिव मार्क है। तो इस तरह उसने मुझसे भी क्वेश्चन किया कि आप कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा सर मैंने ICT पुलिस में जाना है। कहते ICT पुलिस में क्यों जाना चाह रहे हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि पूरे सारे 19 के 19 मिनिस्ट्री की वर्किंग की हुई थी। मैंने कहा सर यहाँ पे सैलरी अच्छी है और इससे स्केल भी अच्छा है, इसलिए। कहते अगर हम आपको ICT पुलिस में ना लगाएं तो फिर क्या करेंगे? मेरे लिए डायरेक्शन क्लियर थी क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई मिनिस्ट्री सूट ही नहीं कर रही थी, सैलरी बड़ी कम थी। तो मैंने थोड़ा सा जो है ना खामोश एक वक्फा दिया, मतलब बिल्कुल इतना भी नहीं कि वो जो है ना कहेंगे यार बंदे रुकी हो गए, इतनी नाराज़ हो गया
लाइट सा वक्फा दिया, उसका मकसद ये था कि थोड़ा सा उनको ये आइडिया हो कि बंदा जो है ना इसी सीट के लिए ही, इसी डिपार्टमेंट के लिए ही डिटर्मेंड है। ये नहीं है कि यार जिथे ला देता लग जाए। थोड़ा सा वक्फा देने के बाद सर मैंने कहा सेकंड नंबर पे मैंने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का लिखा हुआ है और तीसरे नंबर पे मैंने इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का लिखा हुआ है। ये जो मेरा वक्फा था ना, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, इससे उन्हें अंदाज़ा हो गया कि बंदे को इसके अलावा जाने ही नहीं कहीं से। अब जो मुझसे पहले 11 लोग इंटरव्यू दे के गए थे, उनसे उन्होंने पूछा था जी साके मदीना में कितनी शिकें थी, कब हुआ, गज़वा बदर में, गज़वा बदर से हमें क्या सबक मिलता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इस्लामियात के रिलेटेड थे। पॉलिटिकल पाकिस्तान स्टडी के रिलेटेड वो टीपू सुल्तान क्या हुआ, उन दिनों इमरान खान ये बड़ा शोर शराबा डाल रहा था। ये जो दो गद्दार थे, मीर जाफ़र और मीर सादक, तो वो एक बंदे से उसने पूछा जी मीर जाफ़र कौन है, मीर सादक कौन है। और वो APS का इंटरव्यू देने के बाद जब दोबारा उसका फिर 2 महीने बाद एक और उसका APS टेस्ट हुआ, तो वो फिर दोबारा देने का, तुमने देखा फिर मीर जाफ़र और मीर सादक कौन था वो उसने कहा नहीं सर मैंने तो नहीं देखा। तो इस तरह का वो फंस गया। अच्छा, पाकिस्तान के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, लेकिन मेरी जो इंटरव्यू की डायरेक्शन थी वो बिल्कुल ही एंटायरली अदर स्टूडेंट्स से डिफरेंट थी। मैंने पाकिस्तान इस्लामिक स्टडी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और उसको मिलाया था इधर जो है पाकिस्तान हिस्ट्री जो है और 2023 तक, इस तरह से मैंने एक सीक्वेंस में वो उनको याद किया हुआ था चीज़ों को ना। मोहम्मद बिन कासम से, और मोहम्मद बिन कासम से हम पंजाब पाकिस्तान में आ जाते और पाकिस्तान के आगे इस तरह से वो लिंक किया हुआ था। इस्लामियात को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस तरह से बना, ठीक है। वो मैंने लेक्चर्स एकेडमी के थे, वो मैंने सारे सुने और किया। मतलब मैं इस तरह इस लेवल की तैयारी करके गया हुआ था कि मुझसे इस्लामियात के और इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे पाकिस्तान स्टडी के। खैर उन्होंने जनाब कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बाद उनका सवाल पहला, आप ऑफिस में बैठे हुए आसिफ साहब सीट पे, आपके बॉस ऊपर से आ गए और आते ही आपको डांटना शुरू कर दिया। 50% आपकी मिस्टेक है और 50% आपके बॉस की मिस्टेक है। व्हाट विल बी योर रिएक्शन? ये वो सवाल थे जो मैंने सफ़र ही नहीं किए थे कि ये सवाल पूछ सकता है। मैं तो बाकी मैंने CSS ये वो हर चीज़ मैंने सुने हुए थे। अब ये सवाल एक मैनेज या इसके रिलेटेड था, आप किस तरह मैनेज करते हैं या चीज़ों को, ठीक है ना। तीन इनके वो मेरी मेच्योरिटी लेवल चेक करना चाहते थे कि बंदा कितना को मेच्योर है। मेरा जवाब था सर मैं सबसे पहले उनकी बात जो है कंप्लीट सुनूंगा कि वो क्या कह रहे हैं और क्या मसला है। फिर जो 50% मेरे पार्ट पे मिस्टेक है उसको मैं ओवरकम करूंगा और कोशिश करूंगा वो ज़िंदगी में कभी रिपीट ना हो। और जो 50% मिस्टेक है बॉस की, तो बॉस तो सर बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, बॉस को मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मेरा पहला जवाब था। दूसरा सवाल, दूसरा मेंबर, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके बॉस इंतहाई सीक्रेट मीटिंग में है। आपके बॉस का बेटा एक स्कूल में पढ़ता है और स्कूल से आपके ऑफिस में या आपको डायरेक्टली कॉल रिसीव हुई है, क्योंकि आपके बॉस तो कॉल अटेंड नहीं कर रहे, तो आपको कॉल रिसीव हुई है कि उसके बेटे की तबीयत जो है ना वो शदीद ख़राब है। व्हाट विल बी योर रिएक्शन? दूसरा सवाल, ये सवाल जो है ना बड़ा मुश्किल था, ठीक है ना। हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें थी। पहला मैंने कहा सर मैं फ़ौरन अपने बॉस को मैसेज करूँगा या मैसेज दूँगा मीटिंग के दौरान ही, कोई चीट लिख के या व्हाट्सएप पे या कुछ। कहते नहीं इतनी सीक्रेट मीटिंग है कि आप मोबाइल वो बाहर रखें और चिट आप अंदर कोई बंदा जा ही नहीं सकता। बताएं। मैं सब फिर बॉस की गाड़ी खड़ी होगी, फ़ौरन मैं ड्राइवर को कहूँगा वो जाए और स्कूल से जो है बच्चे को लेके हॉस्पिटल में या जो भी उसको ट्रीटमेंट हो करे। कहते नहीं बॉस के पास गाड़ी नहीं है। यार वो रीज़न ही है ना यार, वो मुझे पकड़ना चाह रहे हैं कि यार ये बंदा कहाँ तक जाता है, क्या जवाब है इसके बाद? एंड जवाब क्या है? मैंने कहा सर फिर मुझे स्टाफ मिला होगा, फ़ौरन मैं किसी बंदे को ड्यूटी लगाऊंगा कि यार फ़ौरन जाओ स्कूल और बॉस के बेटे को ना हॉस्पिटल लेके जाओ। और जब बॉस सर फ्री हो जाएंगे ना मीटिंग से, तो फ़ौरन मैं सबसे पहले उन्हें यही मैसेज दूंगा कि सर ये इशू है और ये मामला मैंने कर दिया है और आगे ये है। और इस बात पे वो सेटिस्फाई हो गए और दोनों ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा और ऐसे नोट किया, सारा लाया हाँ में। इसमें एक जो सवाल है जवाब जो है इसमें थोड़ी सी चले खैर तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं। तीसरा सवाल उसने ये किया कि आप को बॉस ने मुख्तलिफ काम दिए हैं। काम ये है कि कुछ उसके घर के प्राइवेट बिल है, बिजली का बिल है, प्राइवेट काम है, ठीक है ना, और कुछ ऑफिशियल काम है। ऑफिशियल काम में कुछ मतलब कि ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ मुख्तलिफ नेचर के काम हैं। तो आप कैसे इनको प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि यार कौन सा काम पहले करूं और कौन सा काम बाद में करूं? आपको तो उन्होंने अचानक से इतना काम दे दिया। मैंने कहा सर सबसे पहले
ऑफिशियल काम जो है वो मैं कोशिश करूँगा अर्जेंट नेचर का या जो भी ऑफिशियल काम मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी। ऑफिशियल काम हमारी टॉप प्रायोरिटी है ना, प्राइवेट काम तो बाद की बात है, हमें गवर्नमेंट के मालूम है ना, ऑफिशियल काम सबसे पहले। खैर मैंने कहा सर सबसे पहले ऑफिशियल काम होगा, और बिजली के बिल अगर सर हैं तो मैं उसमें देखूँगा कि अगर लास्ट डेट तो नहीं है, ठीक है, नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में ऐसे होता है आखिरी डेट थी बिल ताना, वो मैंने कहा सर लास्ट डेट अगर है या इस तरह का बिल्कुल ही बैंक बंद हो जाएगा मामला है, तो क्योंकि मैं APS हूँ तो मुझे नीचे स्टाफ मिला हुआ है, मैं DR को कहूँगा, नायब कासिद के ज़िम्मे लगाऊंगा कि वो फ़ौरन जाए और बिल को जमा करवा दे। सर इस तरह से मैं अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ कर लूँगा। ये जो है उनके मेरे कॉन्फिडेंस के या मेच्योरिटी लेवल के क्वेश्चन थे। हमारे इंटरव्यू में एक बंदे से उसने कहा था, वो उसकी दाढ़ी थी और हाफिज़ था, हाफिज़ शायद नहीं था, शायद दाढ़ी रखी हुई थी सिर्फ उसने, तो उससे पूछता कि यार नमाज का तर्जमा सुनाओ। कहता नमाज का तर्जमा, कभी नमाज का तर्जमे साथ पढ़ी, उसने कहा जी पढ़ी, उसका तर्जमा सुनाओ। फिर उसको कहता कुल वला का तर्जमा सुनाओ, ठीक है। तो इस तरह का था उसमें, वो कुल वला का उसको मेरे ख्याल में तर्जमा नहीं आया था या नमाज का तर्जमा नहीं आया, लेकिन इस तरह के आंसर में कोई अगर गलत भी हो गया ना कोई मसला नहीं, गलत से नहीं मतलब आप एक्सक्यूज़ कर लें, गलत ना करें, एक्सक्यूज़ करें, कॉन्फिडेंस से एक्सक्यूज़ करना, ये नहीं सॉरी सर, कॉन्फिडेंस से सॉरी सर, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे तो वो उससे भी सेटिस्फाई हो जाएगा, सॉरी से तो दाम है ना, ठीक है ना, हाँ, तो उसको अभी आप कॉन्फिडेंस से इस तरह के सवाल होते हैं, अगर गलत भी हो जाते हैं या आप एक्सक्यूज़ भी कर लेते हैं, कोई नेगेटिव नहीं होता और आपका काम चल जाता है। मेच्योरिटी वाले क्वेश्चंस पे आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, एजुकेशन वाले क्वेश्चंस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और बस इस तरह की बातें हैं। बाकी मज़ीद आपके क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक काम ज़रूर किया करें, जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ ना, आपने जो इंटरव्यू डायरी मैंने पहले जिक्र किया ना आपने बनाई होगी, उसमें आपने कंप्लीट इंटरव्यू आके बैठ जाना है। कोशिश करें कि उधर ही इंटरव्यू दे के बाहर निकले साइड पे ना उसको अपनी रोल नंबर स्लिप या जो भी उसके बैक साइड पे लिख दें, कमरे में एंटर हुआ, सवाल ये था, ये जवाब था, ये सवाल था, ये जवाब था, ये सवाल था, ये जवाब था, कंप्लीट आपको, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। जो सा क्राइटेरिया आप पूछ रहे हैं ना कि कौन-कौन से एरियाज कवर करने चाहिए, वो ये पिछला जो असेंबली का इंटरव्यू हुआ था उसमें हमने पूरी अकेडमी में पूरा इंटरव्यू की सीरियल पूरी की, जिसमें मतलब कि प्रेपरेशन से लेके टिप्स तक हर चीज़, इवन के वो सीटिंग कैसी होनी चाहिए, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, एंट्रेंस सारा। और हमारी तो सर ने पोस्टिंग तक का अरेंज किया था कि आगे कौन सा महकमा जाना है। उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, प्ले लिस्ट में जाके इंटरव्यू प्रेपरेशन के नाम से फोल्डर है, उसमें पूरी सीरियल बनी हुई है। प्रेपरेशन भी मतलब कि ये सवाल आ सकते हैं, उनके जवाब भी साथ बताए हुए हैं, और फिर टिप्स भी कौन से एरियाज कवर करने हैं वो भी रिकॉर्डेड है सारा। और फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट वीडियो है कि सीटिंग वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह हर चीज़, लेडीज़ की अलग बताई हुई है, बॉयज़ की अलग। अच्छा, कोशिश करें शॉर्ट हैंड और ना प्रोफिशिएंसी और इसके रिलेटेड सवाल पूछें, क्योंकि अभी आपकी स्टेज पे है ना, आगे टेस्ट हैं, तो वो हो सकता है कई चीज़ें मुझसे भूल गई नहीं रही ज़हन में, तो उसका अच्छा आपको कोई जवाब मिले। जी जी ठीक है, अभी भी 15-20 मिनट। हाँ जी, पूछें। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसा कि आप स्टेनोग्राफर को लगे, अब आपका फोकस था APS, ठीक है। APS के लिए आप माशाल्लाह आपने टॉप किया तो डेफिनेटली आपकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये ज़्यादा अच्छी ग्रिप के लिए आप जो रूटीन वर्क होता था वो कैसे करते हैं? रूटीन में शॉर्ट हैंड का रूटीन, शॉर्ट हैंड का रूटीन कैसे आप क्या करते हैं? डाउन न्यूज से लेते थे या किस तरह? मसलन जैसे कि अभी बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे तो कंबाइन है, PPSC का अलग क्राइटेरिया, फेडरल का अलग है, तो यहाँ पे तो कॉमनवेल्थ भी चल रही है, इंस्ट्रक्शन भी चल रही है, नोट्स भी चल रहे हैं, तो खाली अगर APS को फोकस करना हो तो उसका क्या है? उसका तरीकाकार यही है कि आप सिर्फ डॉन न्यूज़ जो है ना उसकी डिक्टेशन, इरफान असलम ने बड़ी बेहतरीन शॉर्ट हैंड की डिक्टेशंस दी हुई हैं, ठीक है। मेरा चैनल भी है, उस पर भी मैंने तकरीबन 7 से 8 महीने के जितने भी एडिटोरियल है ना डॉन के, उनकी शॉर्ट हैंड बना के उनको डिक्टेट किया हुआ है, सर ने भी मुख्तलिफ दिया हुआ है। तो आप डॉन को फिर टारगेट करें और उसमें जो एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं उसके रिलेटेड आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी डेमोक्रेसी और इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना जो अभी चल रहे हैं इशूज़, तो ये जो आप करें। और जब टेस्ट आए ना शॉर्ट हैंड का, तब आपने आराम हराम, ठीक है ना, आराम आपके ऊपर हराम है, फिर आपने जनाब पढ़ना है और शॉर्ट हैंड करनी है, वक्फे से करें। ये नहीं है कि शॉर्ट हैंड पे बैठ गए हैं तो जनाब आप लगे हुए हैं 2-2 घंटे, ऐसे भी नहीं करना।
कोशिश करें कि जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है उधर ही पॉज करें अपने मोबाइल को, वीडियो को, और उसको फ़ौरन जल्दी जल्दी रीड करते जाएं, सर्कल करते जाएं। एंड पे 10/100 या 10/20 जितने भी हैं, ठीक है, इतनी गलतियाँ 10 को सर्कल कर दें, दूसरे इसी तरह उसको रीड करते जाएं। और कम अज़ कम जो है ना आप मेरा ये रूटीन होता था कि सुबह मैंने उठना है फजर टाइम और नमाज वगैरह पढ़ के शॉर्ट हैंड करनी है। शॉर्ट हैंड से जब थक गया हूँ तो साथ ही टाइपिंग, लैपटॉप पड़ा होता था, टाइपिंग पे शुरू हो जाना है। टाइपिंग से थक गया हूँ, फिर हैंड फ्री लगा रही है, फिर शॉर्ट हैंड कर रहा हूँ और फिर टाइपिंग, इस तरह से 2-3 घंटे उस टाइम लग गए। फिर नाश्ता किया है, फिर और इसी तरह आपका ना रूटीन चलता रहता है। वक्फे से करें, कोशिश करें कि जब टेस्ट करीब आए ना तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। वही टाइम है और आप में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा और आपकी एक्यूरेसी भी आएगी। तो ये है टाइम, आपको जितना शॉर्ट हैंड के लिए तो मैं कहता हूँ 24 घंटे है ना, मैं कहता हूँ 25 घंटे होने चाहिए। जो स्टेनोग्राफर की सिलेक्शन थी उससे लेके अभी एपीएस की सिलेक्शन के दरमियान जो पीरियड है, आप शॉर्ट हैंड रेगुलर करते रहिए? आप शॉर्ट हैंड मेरी कभी भी रेगुलर, मतलब एपीएस लेवल तक, तो जब मैंने एपीएस को टारगेट किया है ना तब मैंने फिर शॉर्ट हैंड को किया है। और मैं समझता हूँ कि वाकई मैंने जिस तरह लेवल की शॉर्ट हैंड की है ना, मैंने इंडियंस की और बुक्स मैंने सारी पढ़ छोड़ी हैं, ठीक है। तो जब आप एपीएस का टारगेट रखते हैं फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड और लंबी तैयारी करनी है। कम अज़ कम एपीएस के लिए आपको 6 महीने की रेगुलर शॉर्ट हैंड चाहिए, ठीक है। और स्टेनोग्राफ़र के लिए भी आपको लिया है कि उसमें आप थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि क्राइटेरिया दोनों का सेम ही है, 95% है, उसमें भी 95 है। अच्छा, एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा, शॉर्ट हैंड में फेलियर, मैंने तकरीबन मेरे एपीएस के 6 टेस्ट फेल हुए हैं। हिम्मत नहीं हारनी। शॉर्ट हैंड में जहाँ पे आपने लगना है ना वो आपका सबसे बुरा टेस्ट होगा, आपने उसमें पास हो जाना है। मेरा ये जनवरी 2022 ये जुलाई 2022 में जो ऐड आई थी जिसमें फॉरेन अफेयर की सीटें थी, और इसमें मेरी पीछे बहुत ज़्यादा वर्किंग थी और इसमें मैंने जान मारी थी। लेकिन इसमें आपको बताया कि नवीद साहब शादी पे किसी पे चले गए और वो बैड लक हुई और मैं उड़ गया, ठीक है। तो आपकी जब किस्मत है ना तो आपने जनाब क्वालिफाई कर देना है, किस्मत नहीं है ना तो सर्कमस्टांसेस इस तरह के क्रिएट हो जाते हैं कि आप नहीं कर पाते। लेकिन यकीन रखें और अपना दी बेस्ट दें। शॉर्ट हैंड में जब आपने टेस्ट देने जाना है ना तो पहले 10 टेस्ट आपने उम्मीद ही नहीं लगानी कि मैंने पास होना है। पहले 10 टेस्ट आपका ट्रायल, आप समझेंगे टेस्ट होता कैसे है, वर्ड्स कैसे बोलते हैं, शॉर्ट हैंड कैसे लिखनी है, आप गलतियां करेंगे, गलतियां सीखेंगे। 10 टेस्ट के बाद आप मैच्योर हैं, तब फेल हुए तो फिर गलत बात है। अच्छा, इसमें डीमोटिवेट नहीं है ना, और हाँ जी जी, अब आपका जैसे मिसाल लें, अब जिनका पहला चांस है एसएनजीडी का, अब इस बात से डीमोटिवेट ना लेके यार 10 तो हमारे फेल होने हैं, तो इसका मतलब है 3 चांस एसएनजीडी के हैं तो 3 से लगेंगे ना, उसको बात कितने जाना है। इसका मैंने आपको सॉल्यूशन पहले भी बताया था कि जो मेन आपका फोकस है ना, मिसाल ले आपने टारगेट बनाया कि मैंने एसएनजीडी में जाना है, तो उस एसएनजीडी में जाने से पहले आप अदर डिपार्टमेंट्स में 10 टेस्ट दे दें। ये बात समझ गए? टीपीएससी में चांसेस है, अदरवाइज तो कोई चांसेस नहीं है। ये इसलिए मैं कहता हूँ बार टेस्ट दिया करें, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आती है, अप्लाई करें, आपको पता लगेगा कि किस तरह टेस्ट होता है, मेरी कौन सी मिस्टेक्स हैं, वहाँ से लर्न करेंगे। अपना मेन टेस्ट आने से पहले आप प्रिपेयर हों। ये नहीं कि जो आपने पहली छलांग लगानी है वो मेन टेस्ट में लगानी है, उससे पहले टेस्ट नहीं दे रहे कि मैं एसएनजीडी से जाना है तो मैं टेस्ट भी यही देना है, तो फिर फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। ये गलती, हाँ बिल्कुल ये गलती ना करें। पहले आप जो फेल होने वाले चांसेस हैं वो फेल करें, आप तो मेला लगाएं, सीखें, लेकिन मेन टेस्ट आने से पहले तैयार हो आप। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। सर जी, अगर कोई बच्चा बीपीएससी के टेस्ट में 1 या 2 नंबर से नहीं कर पाता क्वालिफाई, जैसे बीपीएससी का मैं ट्रांसपोर्ट का हुआ था तो 1 नंबर से नहीं हो पाता, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद तो वही यानी सीटें नहीं तो नहीं होगा, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन टेस्ट भी अच्छा हुआ था, कुछ गलतियाँ थी एक्स्ट्रा ज़्यादा मैं लिखा था। अच्छा, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने हमेशा, अभी आप बैठे हुए हैं ना, आपने अपने जहन बना ले कि यार मैंने इस महकमे में जाना है, इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन, मंजिल अभी से तय कर ले। मैंने एसएनजीडी में जाना है, मैंने एज एपीएस सेलेक्ट होना है, मैंने मोफा को ज्वाइन करना है, या मैंने जो भी आपका है, आप अपना महकमा जो है उसको अपनी मंजिल को अभी से तयन कर लें और फिर उसकी मेहनत में लग जाए। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा और जल्दी देगा। और इस तरह के जब आप टारगेट करके करेंगे ना, फिर आपके टेस्ट फेल नहीं होंगे, फिर 10 नहीं होंगे, फिर आप हो सकता है पहले टेस्ट भी लग जाए। ये 10 वो लोग हैं जो बस जाते हैं और टेस्ट देने, हाँ, जो पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आसिफ का भी पहले चांस किए थे। मैंने सर के पास 3 महीने में, पहले चांस में किए थे। सिर्फ 3 महीने मैंने सर के पास की थी शॉर्ट हैंड,
और 3 महीने में 2 सीटों पे मैंने अप्लाई किया, तो दोनों की दोनों टारगेट थी। वो साहिवाल की सीट थी कमिश्नर ऑफिस की, मेरा होम टाउन था, तो मैंने कहा ये मैंने निकालनी है। और SNJD की, क्योंकि ऑलरेडी मैं एज ए JC जॉब कर रहा था, तो मैंने कहा ये जो है ना बेहतरीन है, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा। तो लिहाजा दोनों टारगेट थे, और दोनों 2 ही टेस्ट भी 2 ही दिए, ये नहीं कि टेस्ट वो दोनों ही निकल गए। ठीक है, तो इस तरह का भी होता है। टारगेट अगर आप बना लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें शॉर्ट हैंड में, इंशाल्लाह आप क्वालिफाई। यार बात यह है कि तब आपको पता, जब आपके साथ वाले कहें ना यार मुंडा बड़ा पड़ता है ज़रूर कुछ बनेगा, समझ जाना कि तुसी कामयाब जी। और दूसरी एक चीज़ अपने आप में तो बंदा लगता है यार आज मैं बड़ा पढ़ लिया, चल हूँ आइसक्रीम खा के आने। यहाँ पे एक तो और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि इंसान, जब ये मैं हमेशा बात करता हूँ कि माजी का काम होता है पानी डालना, ठीक है ना। कुछ चीज़ें वो हैं जिनका इख्तियार अल्लाह पाक ने हमें दिया है, कुछ चीज़ें वो है जिसका इख्तियार हमारे पास नहीं है। तो जो आपका काम करने वाला है ना, अगर उस पर फोकस रखेंगे ना तो फिर नतीजा अच्छा ही निकलेगा। लेकिन जो आपका काम करने वाला नहीं है, जिसमें अल्लाह ने आपको इख्तियार नहीं दिया, उसके बारे में सोचते रहेंगे ना तो वो जो काम करने वाला है वो भी रह जाएगा। हम शुरू से ये सुनते हैं ना कि मेहनत करो, स्ट्रगल करो, कामयाब हो जाओगे। मेहनत और स्ट्रगल की अपनी जगह वैल्यू है, लेकिन अगर मेहनत भी है, स्ट्रगल भी है, अल्लाह का फजल नहीं है, कामयाब नहीं हो सकता। ये कुछ देखें ना, अब जैसे सीटें आ रही हैं SNJD, सारे तैयारी करने लगे हुए, आप भी कर रहे हैं, बाकी अदर्स अकेडमीज में भी सारी प्रेपरेशन हो रही है, तैयारी सारे कर रहे हैं, मेहनत में भी सब लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स होते हैं जो हर बच्चे के पास नहीं होते हैं। नमाज, दुरूद पाक, माँ बाप की दुआएं, ये ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जो हमारे नकम्मों, हम जैसे नकम्मों को भी आगे ले जाते हैं। मेरी बात समझ कि मेहनत करने वाले बड़े हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया फजल अल्लाह का, जो जिस बंदे के साथ अल्लाह का फजल है ना, वो बंदा कामयाब है। अब देखिए इंसान है ना, खता का पुतला है। बात का हम मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भी इनमें फिर भी रह जाती हैं, कुछ जान पूछ के भी नलायकी दिखा देते हैं बीच में, मतलब कुछ लूप होल्स रह जाते हैं बीच में। लेकिन उन चीज़ों को कौन क्या चीज़ें कवर करेंगी? ये आपकी नमाज, आपके रोज़े, ठीक है ना, आपका दरूद, ये अल्लाह की रज़ा साथ होगी तो ये पॉइंट सारे कवर हो जाएंगे। वरना फिर आपको अपने किए की सज़ा तो मिलनी है। अगर आप बुरा कर रहे हैं, इंसान पे जो मुसीबतें आती हैं ना, उसके अपने अमाल की वजह से भी आती हैं। कुछ तो आजमाइशें होती हैं ना, कुछ मुसीबतें उसके ऊपर उसके अपने अमाल की वजह से आती हैं। जितनी मर्जी में जो नमाज की फ़िक्र छोड़ देता है, अल्लाह उसकी फ़िक्र छोड़ देता है। आप 24 घंटे पढ़ रहे हैं जनाब, मेहनत कर रहे हैं, आपने कोई चैनल नहीं छोड़ा, इंडिया की सारी बुकें खंगाल लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन आपने अपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। आपने दुनिया को वक्त दी, आखिरत को नहीं दिया, बेकार है। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा दुरूद शरीफ की। सर ने हमें जब SNJD की जॉब्स आई, मैं इधर आया अकेडमी में फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने 2 दुरूद शरीफ थे वो हमें बताए कि ये आप पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं उधर से चलता था, हाई कोर्ट वाली साइड पे मेरा चैम्बर था, क्योंकि साथ में प्रैक्टिस भी कर रहा था तब। तो उधर से मैंने बाइक चलानी है और दुरूद शरीफ पढ़ते आना, ठीक है। यहाँ पे बाइक लगानी है, क्लास लेनी है, इसके बाद मगरब की नमाज़ होती थी, और जाते हुए मगरब मस्जिद तक दुरूद शरीफ पढ़ते जा रहे हैं, वापस आते हुए पढ़ते जा रहे हैं, फिर शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, और फिर घर जाते हुए वहाँ तक शॉर्ट हैंड पढ़ते थे, दुरूद शरीफ पढ़ते जाते थे। तो दुरूद शरीफ की इतनी बरकत हुई कि 2 सीटें थी, दोनों निकल आई। लिहाजा ये जो है ना दुरूद शरीफ आप बिल्कुल ना छोड़े, ये इसमें बड़ी बरकत है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछा ना किसी ने कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, आप शायर मशरिक़ बन गए, आपके जो शेर हैं उनमें इतनी तस्वीर है, पढ़ो तो इंसान को रोना आ जाता है। इतनी तस्वीर कैसे आप में आपके अशार के अंदर पैदा हुई, या ये सारी कामयाबी का राज क्या था, किस तरह आपको मिली? तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि मैंने सारे काम छोड़ के ना 1 करोड़ दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ा। आप फरमाते जब मैंने 1 करोड़ की तादाद मुकम्मल की ना, तो जब मैं लिखने बैठता था ना, मेरे ऊपर लफ्ज़ों की बारिश होती थी। यानी जब मैंने बताया ना, ये प्लस पॉइंट्स हैं आपके, ये हर बंदे के पास नहीं है। हर बच्चा मेहनत तो कर रहा है, लेकिन ये प्लस पॉइंट्स हर बंदे के पास नहीं है। बंदा लेकिन हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। मेहनत करे, लेकिन साथ माँ बाप की दुआएं हों, साथ आप दुरूद पाक पढ़ते हो, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और माँ बाप की दुआएं भी, मैंने बड़े ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन घर वाले नाराज़ हैं, माँ से लड़के आ जाएंगे, बाप से लड़के आएंगे, बदतमीजी करेंगे सारा दिन। आप यकीन माने कामयाब नहीं हो सकते। अगर नकम्मा निकट्टू भी है ना, अगर माँ बाप की दुआएं उसके साथ है ना, तो यकीन माने रब उस बंदे की नहीं टालता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना एक सफ़र पे जाना था, तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मूसा सवारी चाहिए, इंतज़ाम कर दूँ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जी इंतज़ाम कर दे तो वो तो बड़ा बेहतर हो जाएगा, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो अल्लाह पाक ने शायद फरमाया कि मूसा फ़लाँ जंगल में जाना, फ़लाँ शहर में जाना, वहाँ पे जो है ना वो मेरा एक बंदा है, उसका नाम बताया अल्लाह पाक ने। उसके बाद जाओ, उसे जाके कहना कि मेरे लिए सवारी का इंतज़ाम कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
तलाश करते करते उसके पास पहुँचे, उसको जाके अपना तारुफ कराया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो आपने उसको कहा कि इस तरह मुझे सवारी का इंतज़ाम कर दो। अच्छा, उस शख्स ने ना बादल को इशारा किया, बादल नीचे आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब सवार हुए ना, उसने कहा जी आप जहाँ कहेंगे आपको ले जाना है। जब आप थोड़ा बुलंद हुए ना, बादल यानी थोड़ा ऊपर गया, तो आपने अल्लाह पाक से सवाल किया कि या अल्लाह, इस बंदे को ये कमाल कहाँ से हासिल हुआ, इतना कमाल कि बादल को इशारा किया, बादल नीचे आ गया और जहाँ कहता जी जहाँ जाना चाहोगे ले जाएगा। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मूसा, इसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है कि इसकी माँ ने ना इसके लिए दुआ की। वो दुआ क्या थी कि या अल्लाह, इसने मेरी कभी नहीं टाली, तू भी इसकी कभी ना टालना। तो रब फरमाता है कि जब अब देखें नबी का मकाम कितना है, ये तो नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नबी का मकाम कम यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नबी के ज़रिए उस बंदे की जो है ना वो फजीलत बताई जा रही है जो माँ बाप का अदब करता है। जैसे एक सहाबी के बारे में था ना कि वो जब तिलावत कुरान करते थे जन्नत में आवाज़ सुनाई देती थी। तो नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, तो वो उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा सहाबी का। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसकी आवाज़ यहाँ कैसे सुनाई दे रही है। तो फिर बताया गया कि इसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की है कि मदीने में बैठ के कुरान पढ़ता है, लेकिन जन्नत में अब हज़रत अवैस करनी, तो मदीना में बैठ के जो है वो कुरान पाक पढ़ता है और जो है वो जन्नत में आवाज़ सुनाई देती है। और हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके पास नबी अलैहिस्सलाम ने 2 सहाबा को भेजा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और गालिबन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि जाओ जाके उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ कराओ। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम उनसे ज़्यादा है। आपने फरमाया जाओ अपने लिए भी दुआ, मेरी उम्मत के लिए भी दुआ करवाओ। सिर्फ बताना क्या मकसूद है यहाँ पे कि माँ बाप की खिदमत करने वाले का मकाम देखें आप इतना। तो नकम्मे होते हैं बंदे, कोई बात नहीं, मेहनत में भी कमी पेशी रह जाती है, लेकिन ये काम नहीं आपने छोड़ने। अगर मुनफरिद करना है ना अपने को दूसरों से, तो फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने 5 वक्त की नमाज लाजिम, वो तो फ़र्ज़ है ना। दरूद 1000 दफ़ा कोशिश करें दिन में 1000 दफ़ा दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। हदीस पाक का मफ़हूम है जो बंदा दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसको तब तक मौत नहीं आएगी जब तक उसको दुनिया में ही उसका मकाम ना दिखा दिया, जन्नत में उसका जो मकाम है, यानी मरने से पहले उसको जन्नत में उसका मकाम दिखाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप सोचें तो, ये इतनी फजीलत है दुरूद पाक की। आप पढ़ना शुरू करें, आप देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको वो कामयाबी अल्लाह पाक अता फरमाएगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगी कि यार मेरे जैसा नकम्मा नखट्टू भी इधर तक पहुँच सकता है।